अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा ज़ैन प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। आपकी लास्ट टाइम खान साहब से मुलाकात कब हुई और उनके स्पिरिट क्या हैं अभी? देखें, पीटीआई की हुकूमत कितने साल रही है, इनकी जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये तो जब मैं अपनी बच्चों की उम्र का था या उससे भी जो, तब से यही इलेक्शन लड़ रहे हैं इस हल्के से। अभी आपने कच्चे रोडों की बात की, तो ये काम वो भी कर सकते थे अपने 3-3.5 साल के अदवार में, तो उनकी तरफ से भी ये डिलीवर नहीं किया गया। तो मुल्तान का ये सवाल है, पीटीआई ने मुल्तान को क्या दिया? अली अमीन गंडापुर साहब की तो बड़े अरसे से खान साहब से मीटिंग ही नहीं हुई। उसकी दीवार के ऊपर प्रिजन पुलिस का एक बैनर लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है नफ़रत इंसान से नहीं जुर्म से। क्योंकि इतनी हमने महंगी कर दी है सियासत, हमने बड़ी गाड़ियों, गार्ड्स और डेरों और दफातर की सियासत कर दी हुई है कि एक टीचर, एक सफ़ेद पोश वकील या डॉक्टर जो है वो इस काम में नहीं पढ़ सकते। ये जो 20 करोड़ अवाम है, बदल सकते ये निज़ाम है, इनमें कई बाकमाल है जिनमें हिम्मत बेशुमार है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा ज़ैन प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। पंजाब के अंदर जब जनरल इलेक्शंस हुए 2024 के, तो मुल्तान का बड़ा जिक्र रहा। आज हम उस हलके में मौजूद हैं और हमारे गेस्ट हैं NA 148 के उम्मीदवार पीटीआई के मलिक तैमूर महेर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। अपना बैकग्राउंड बताएंगे, एजुकेशनल बैकग्राउंड, बचपन, हाउ वाज दैट? जी जैन, बचपन यहीं पे जहाँ हम मौजूद हैं मुल्तान में ही गुज़रा है। मैं मुल्तान पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ ओ लेवल्स तक। मेरी वालदा ने वहाँ बहुत काम भी किया। उन्होंने गर्ल्स पब्लिक स्कूल जो मुल्तान पब्लिक स्कूल का है वो शुरू किया। लाहौर ग्रामर स्कूल भी उन्होंने मुल्तान में शुरू किया। सो ओ लेवल्स तक मैं इधर ही था। तो सारा मेरा दोस्त और अहबाब और बचपन के साथी जो हैं वो यहीं मुल्तान में मौजूद हैं। और यहाँ बहादुरपुर में जहाँ हम इस वक्त हैं, ये मेरे करीबी अज़ीज़ जितने महे ख़ानदान हैं वो लोग इधर आसपास ही रहते हैं। उसके बाद मैं फिर लाहौर में पढ़ा हूँ A लेवल्स वगैरह करके। फिर मैंने इंग्लैंड से BSc की बिज़नेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में। फिर मैंने लॉ किया। फिर मैंने लिंकन से बारट लॉ किया। उसके बाद मैं दुनिया की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में नेगोशिएशंस, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, लॉ से मुतल्लिक़ मामलात जो हैं वो पढ़ता रहा। इवेंचुअली आके मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया। मैं प्रोफेशनली जो है मैंने पाकिस्तान से काम शुरू किया, बाहर फिर काम किया। 10 साल में दुनिया की सबसे बड़ी कुछ चंद जो लॉ फर्म्स हैं, दो, एक अमेरिकन बेस्ड, एक UK बेस्ड, उनका मैं पार्टनर रहा और मेनली दुबई से पूरे रीजन का, पाकिस्तान समेत काम देखता रहा। लेकिन यहाँ पे अमली अवामी खिदमत का शौक़ जो है वो हमेशा से था। सो जब यहाँ से पीटीआई के जो MNA थे, जब वो पीटीआई से अलहदा हो गए, तो मुझे उस वक़्त पार्टी की क़यादत ने, इमरान खान साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि तुम्हें अगर इरादा है तो अब मौका है। सो मैं फिर अपनी सारी चीज़ें बाहर छोड़ कर और वो मुल्तान की अमली सियासत नहीं कहूँगा, अवामी खिदमत के रास्ते पे चल पड़ा। सर, हर पॉलिटिशियन इस सियासत को अवामी खिदमत ही कहता है, बट हाउ यू डिसाइडेड कि अब इलेक्शन कंटेस्ट करना है? मैंने एक्चुअली इलेक्शन कंटेस्ट करने का इरादा तो मेरा 2008 में भी था। मैं उस वक़्त बिल्कुल नौजवान था। मेरा पहला हाई कोर्ट का केस पीटीआई और इमरान खान साहब के लिए एक MPO का ऑर्डर मैंने चैलेंज किया था, वो था 2008 में। अगर वो इंतखाबात को बाइकआउट ना करते तो शायद पीटीआई का पहला कैंडिडेट भी इधर से मैं ही होता। लेकिन ज़ाहिर है वो उन्होंने किया। उसके बाद मैं भी फिर बाहर प्रैक्टिस करने चला गया और उससे हर चीज़, हर फ़ैसला जो है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाता ही है। मेरे ज़ाहिर है जो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में जो फिर वकालत के शोबे में मैं अपनी जगह बना सका, वो अगर मैं मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद ही वकालत करता रहता तो वो उतना एक्सपोजर और एक्सपीरियंस नहीं बनना था। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बैनुल अक़वामी क़वानीन हैं उनके मामलात पर ज़ाहिर है सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के कई ममालिक को, अफ्रीका तक रिप्रेजेंट कर चुका हूँ और काम करता हूँ। और ये जो है सियासत वाला अमल उसका मुझे यही था कि आप पार्लियामान में कानून साजी के लिए जाते हैं और कानून साजी आप तब कर सकते हैं जब आपको सही तरह आवाम के मसाइल की रोशनाई हो, आपको पता हो कि मसाइल क्या हैं आवाम के। एक तासुर मेरे जैसे के बारे में ये भी कई दफ़ा आ जाता है कि जी ये अब बारट लॉ करके ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर तो ये यहाँ गली मोहल्ले देहातों और अब फ्लड बन की सियासत और अवामी खिदमत कैसे करेंगे। तो मेरे लिए भी ये एक ज़ाहिर है नई चीज़ थी।
बट जब पहला ही हफ्ता जब मैदान में उतरे, जब हमारे दूसरे जो MNA थे उस वक्त जब वो चले गए पार्टी से, तो उस वक्त से काम शुरू कर दिया और समझ आ गई कि दुबई और लंदन की सड़कों से ज़्यादा मुल्तान के देहातों में मज़ा आता है। सही है। डू यू थिंक अगर आज भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हों, उसके अंदर NA-14 टिकट के लिए बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब ही उम्मीदवार होंगे या PTI के पास और ऑप्शंस भी होंगे? देखिए, मैं तो शख्सी सियासत नहीं करता, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी काबिल हो उसको आगे आना चाहिए। लेकिन अब जहाँ तक NA-148 की बात है, आई थिंक ये तो जब मैंने ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ा उस वक्त भी और उम्मीदवार मौजूद थे, लेकिन खान साहब की और क़यादत की बड़ी वाज़ेह बात थी कि जिसने मुश्किल हालात में पार्टी के लिए एक साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक मुश्किल इलेक्शन लड़ा, तो अब ये हल्का उसी का है। तो इसीलिए ज़िमनी इलेक्शन भी भरपूर तरीके से लड़ा, वो आपके सामने ही है, फिर भी जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने। मैं वही उसी के ऊपर ही आपसे सवाल करना चाहूँगा इसके ऊपर, व्हाट हैपेंड इन जनरल इलेक्शंस? जनरल इलेक्शंस देखें, एक तो आप याद रखें कि मेरे हलके का जो रिज़ल्ट है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक भी, उसमें जो फ़र्क गिलानी साहब और मेरा है वो 104 वोटों का है एक नेशनल असम्बली की सीट पे, और वो जनरल इलेक्शन 2024 का पूरे पाकिस्तान का सरकारी नताइज के मुताबिक सबसे कम फ़र्क है। 8000 से कम अगर MNA की सीट पे फ़र्क हो तो दोबारा गिनती कानून इजाज़त देता है। 104 वोटों की गिनती आज तक नहीं हुई। ये जिस हलके में, जिस मौज़े में बैठे हुए हैं, जिस जगह बैठे हुए हैं, जिस पोलिंग स्टेशन पे बहादुरपुर में, यहाँ से मेरे 700 कुछ वोट रिजेक्ट किए हैं इन्होंने, सिर्फ इधर। मेरे MPA को वो 700 कुछ वोट पड़े हुए हैं, मुझे जो है वो रिजेक्ट करके सिर्फ चंद वोट पड़े हुए हैं, बाकी सब रिजेक्टेड के खाते में। तो इस किस्म की तो मामलात हुए हैं। कुल मेरे 13,000 से ऊपर वोट रिजेक्ट किए गए ये फ़र्क के लिए। अभी आपने 13,000 का जिक्र किया, अभी हमारे पिछले एक इंटरव्यू के अंदर मलिक अहमद हुसैन डेहर साहब जो कि आपके मद्दे मुकाबिल भी थे उस इलेक्शन में, वो भी इसी 13,000 को क्लेम करते हैं कि ये उनका वोट है। आप भी उसी 13,000 को क्लेम करते हैं ये मेरा वोट है। और मैं उसका हल बता देता हूँ आपको। इसी मैं सिर्फ इस पोलिंग स्टेशन की बात करता हूँ जो आपसे चंद सौ कदम दूर है। यहाँ पे मेरे अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार दोस्त रहते हैं, ये आबाई इलाका था। तो यहाँ पे जब मेरे MPA को PTI के यानी कि जो टिकट होल्डर था उनको वो 700 कुछ वोट पड़े हुए हैं, नून लीग के तो MPA को नहीं पड़े हुए, ये पीपल्स पार्टी के MPA को तो नहीं पड़े हुए, पोलिंग हमने ही जीता। तो MNA की सीट पे उसी वोटर ने जाके वोट डाला है, तो वो 700 उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं। मैं इससे आगे क्या बात करूँ? फर्क सिर्फ 104 का था, ये याद रखें। जनरल इलेक्शन यू गॉट 67,033 वोट्स, लेकिन बाय इलेक्शन में वो वोट कम हो गया और वो हो गया 52,354 वोट्स। ये इतनी नुमाया कमी, ये एक बड़ा मार्जिन है, इतने कम वक्त में कैसे आया? देखें, एक तो ज़िमनी इलेक्शन में हमेशा वोटर टर्नआउट कम होता है। जब पता चल चुका हो कि जो हमारे साथ 8 फरवरी को हुआ, मैं नहीं, खान साहब ने अडियाला के अंदर मुझे कहा था कि ये तुम्हारे 50,000 कुछ या जितने भी थे 55,000 नहीं है, ये 1,55,000 है। ठीक है, इन हालात में इतना वोटर निकल आना और उनको निकालना, जब पता है कि आगे क्या होना है, मैं उन सारे वोटर्स को सलाम है मेरा जो मेरे साथ निकले, जिन्होंने अपना फिर भी वोट का हक़ इस्तेमाल किया, जमहूरियत पे यकीन रखा। और जहाँ तक आप ये बात है कि जी दूसरों ने कितने वोट लिए, आप उस दिन की फुटेज देख लें कि किसके कैंप्स पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हम कैंप भी लगा सके थे ज़िमनी इलेक्शन में हर पोलिंग स्टेशन पे। तो आप हल्के की आवाम से पूछें कि किधर लोग थे और वोट जो है वो किधर दिखाए गए। ये तो हमारी अनफॉर्चुनेट सियासत का एक अमल है, लेकिन हमारे 50-55 हज़ार तो इलेक्शन कमीशन ने अब ख़ुद कहा है ना कि इतने तो थे वोटर, दूसरों की हम बात नहीं करते। यहाँ पर अभी क्लेम करके गए लास्ट टाइम अहमद हुसैन डेहर साहब कि यहाँ के मुल्तान के जो सियासतदान हैं जो PTI के इलेक्शन टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट करके हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उनकी सेटलमेंट है उन इदारों से जिनके साथ इमरान खान साहब की जंग है। तो इस पे क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, ये मफरूज़े हैं, क्या सराइयाँ हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो अयां हो चुकी होती, ये बातें छुपी नहीं रहती। मेरे ख़्याल में ये सियासी बयान है उनका, ऐसी कोई बात नहीं है। जो PTI के लोग हैं वो PTI के साथ खड़े हैं। आप आमिर डोगर साहब की अगर बात करें तो वो ज़ाहिर है पार्लियामान में चीफ विप हैं PTI के, तब कैसे कुछ और हो सकता है। आप अगर ज़ैन कुरैशी जो दूसरे मेंबर हैं
उनकी बात करें तो उनके वालिद साहब आज भी, जिनका मैं वकील भी हूँ, आज भी कोट लखपत जेल में पाबंद सलासिल हैं। और उनकी बहन को दूसरे हलके से 16,000 वोट रिजेक्ट करके हराया गया। तो अगर सेटलमेंट या कोई और बात होती तो फिर ये हालात। सर, लोगों के अंदर इस चीज़ के ऊपर बिलीव इस वजह से भी करते हैं कि जब भी इमरान खान साहब या पीटीआई कोई कॉल देते हैं तो उसके बाद पता ये लगता है किसी न किसी रोड के ऊपर एक साथ सारे पीटीआई की जो लीडरशिप है मुल्तान की, वो अरेस्ट हो जाती है। तो लोगों का ये मानना है कि ये खुद सरेंडर करते हैं ताकि इनके घरों पे छापे ना पड़े, या जो कुछ अवाम के साथ हो रहा है वो लीडर्स के साथ ना हो, इनके साथ कोई इदारों की अनबन ना हो जाए इमरान खान की कॉल पे। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? अगेन मैं कहूँगा मफरूज़े मैं तो उनके साथ होता नहीं यहाँ पे ऐसे मौक़ों पे, क्योंकि मैं पंजाब का सेक्रेटरी कानून भी हूँ पार्टी का। तो एक बड़ी वाज़े मेरे पे ज़िम्मेदारी जो है वो लीगल मामलात को देखने की है। तो मैं इसलिए पार्टी के अहकामात के, खान साहब और शाह साहब के अहकामात के मुताबिक उसका जो फॉल आउट होता है उसको देखना। और मैं उस लिहाज से कहता हूँ कि अगर ऐसी भी कोई बात हो तो फिर इन्हीं के ऊपर सब पे पर्चे का चल रहे हैं, तो फिर पर्चे भी ना हो। ठीक है, सो एक एक हमारे एमएनए एमपीए के ऊपर दर्जनों केसेस हैं और आपके सामने है। अब पिछले महीने डेढ़ में तो लोगों को अब 10-10 साल की सज़ाएं भी हो गई हैं। मेंबरान ने, हमारे अपोजिशन लीडर्स जो हैं पंजाब असम्बली के, कौमी असम्बली के, सेनेट के, वो सब डिस्क्वालीफाई कर दिए हैं इन्होंने इस बेसिस के ऊपर। अपीलें अब बिल्कुल फ़ाइल हो गई हैं। तो देखें, ये तो फिर क्या कहेंगे आप कि अगर इनकी सब की कोई अंडरस्टैंडिंग भी थी तो फिर अंडरस्टैंडिंग के बाद ये तो नहीं होता। बैरिस्टर साहब, आप एक मजबूत वकील माने जाते हैं, उसके साथ साथ आप पीटीआई की लीगल टीम का भी एक हिस्सा हैं। उसके बावजूद आपकी अपनी अपील जो इलेक्शन की वो लाहौर हाई कोर्ट से ख़ारिज कर दी जाती है। तो इसमें कोई गलती आपके एंड से है या लोगों को ये समझने से कासिर है? नहीं, देखें, मेरी अपील की जो बात है वो बड़ी सिंपल सी है। उन्होंने वो अपील लगाई ही नहीं, नोटिस इशू हो गए, एडमिट कर ली कि अपील दुरुस्त है, बिल्कुल फ़ाइल हुई हुई, और वो ज़िमनी इलेक्शन तक फिर लगी नहीं। जब ज़िमनी इलेक्शन हो गया तो उसका ये भी आवाम को आपके थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि 2 पैराग्राफ्स का टोटल फ़ैसला है या 1 पैराग्राफ का, जिसमें सिर्फ ये लिखा है क्योंकि इस हल्के में ज़िमनी इंतखाब हो चुका है इसलिए ये पिटिशन अब इन्फ्रक्चर्स हो गई। उन्होंने इस बारे में मेरिट पे जज साहब ने, और वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने वो फ़ैसला दिया है, उन्होंने कोई डिटेल ही नहीं है उसमें कि जी क्यों नहीं दोबारा गिनती हुई, क्यों, मतलब क्या बाकी लीगल मामलात थे। सिर्फ ये लिख दिया है कि ज़िमनी इंतखाब हो चुके हैं इसलिए जो है ये अब ख़त्म हो। लोग सोचते हैं कि जिस टाइम पीटीआई पे बुरा वक्त आया तो वकला कम्युनिटी ने पीटीआई को हाईजैक कर लिया, और शायद उसी वजह से आज ये नेशनल असम्बली की सीटों पे भी मौजूद हैं, हलकों के उम्मीदवार भी हैं, और इन्हीं को अपनी सीटें बचाने के लिए या ख़ुद को उम्मीदवार रखने के लिए शायद कहीं ना कहीं इमरान खान साहब आज इस वजह से भी बाहर नहीं आ पा रहे। देखिए, मैं बाकियों की तो नहीं बात कर सकता, मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं तो उनके कहने पे पाकिस्तान वापस आया हूँ अपनी करोड़ की वकालत छोड़कर, और अपनी जो एक मेरी एज पे तो बंदा अब अपनी पीक की तरफ जा रहा होता है जहाँ पे मज़ीद से मज़ीद ही बना सकते हैं भाई डॉलर्स में। तो मैं तो हल्के की सियासत करने के लिए आया, खाली उनकी वकालत तो नहीं करने आया था। ठीक है, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, हल्के का काम शुरू किया और फिर हुकूमत गई तो ज़ाहिर है फिर वकालत का बोझ भी, क्योंकि एक उनका मेरे पे एतमाद था, कुरैशी साहब का एतमाद था, उनके ख़ानदान का भी था, तो वकालत शुरू कर दी। और वकालत अब अपने हिस्से की जो हम कर रहे हैं, मेरी ज़िम्मेदारी पंजाब है। तो पहले साइफ़र का केस मैंने इमरान खान साहब और शाह साहब दोनों के लिए लड़ा, अडियाला जेल में तकरीबन साल पेशियाँ भुगताई, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सुरखरू हुआ सलमान सफदर साहब के साथ जो दूसरे वकील थे, और हमने इमरान खान साहब और शाह साहब को दोनों को बरी कराया उसमें। ये लोग अब भूल जाते हैं, लेकिन पहला साल तो सबसे अहम केस वही चल रहा था और वो बड़े मुश्किल हालात में लड़ाया हमने। फिर अब मेरी ज़िम्मेदारी में जो आते हैं वो अगर शाह साहब के केसेस हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब पिछले 2 महीनों में भी वो 3 मुकदमात में बरी हो चुके हैं। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं, सिर्फ इस हफ़्ते की बात कर लें जो गुज़रा है। इमरान खान साहब के 2 भांजे, आपको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, गिरफ़्तार हुए, शाहरेज़ खान और शेरशाह खान, अलीमा खान साहिबा के बेटे। तो उनकी वकालत भी मैंने अपने साथी राना मुदस्सिर उमर के साथ की। पहले उनके रिमांड जो हैं वो ख़त्म कराए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनको बेलें करा के कोट लखपत से घर भी छोड़ के आए। तो आपने अब जो भी समझें,
हम तो अपने हिस्से का काम पूरा कर रहे हैं। और ये तो मैं सिर्फ अभी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। अनगिनत लीडर्स हैं जिनकी मैंने अपीलें जीती हैं, अनगिनत वर्कर्स हैं जिनकी अपीलें मैंने या मेरी टीम ने जीती हैं। तो वो चीज़ें शायद हम उसकी उस तरह तशहीर नहीं करते, बिकॉज़ मैं वो नहीं हूँ जो कि बस एक कोई बयान दे के मशहूर हो जाएं या कुछ और करें। हम तो अब एक लॉन्ग टर्म सियासी अमल का हिस्सा हैं, तो उसी हिसाब से चल रहे हैं। मतलब बैरिस्टर साहब जो हैं वो NA 148 के परमानेंट आपने देखें मेरी पाकिस्तान में पहचान या दुनिया में पहचान जो है बतौर वकील वो बैरिस्टर तैमूर मलिक के नाम से। आपने इंट्रोडक्शन मेरा शुरू में कराया मलिक तैमूर महे के नाम से। बिल्कुल, इस हलके में मेरी पहचान मलिक तैमूर महे है, और वो जो है वो एक अब अल्हम्दुलिल्लाह एक पहचान बन गई और लोगों की मोहब्बत की वजह से बन गई। और ज़ाहिर है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो एतमाद दिया है उसकी वजह से बनी। हम पंजाब पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये साइफ़र को समझना चाहूँगा जो केस चल रहा है कि साइफ़र एक डॉक्यूमेंट है जिसको पब्लिश नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको लहराया गया जलसों के अंदर, और उसको अभी आप फाइट भी कर रहे हैं उस केस को। ये अभी कहाँ पहुँचा है और इसके बैकग्राउंड क्या है इसका? नहीं, अब फाइट नहीं कर रहे हैं हम, वो केस जीत चुके हैं। अच्छा, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो सज़ा अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के स्पेशल कोर्ट ने की थी, वो सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काला दम करार दे दी थी, और उसमें दोनों इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को बरी किया जा चुका है। तो इसलिए ये लहराने वाला और बाकी चीज़ें तो बात ही कोई नहीं है, बिकॉज़ वो प्रूव ही नहीं कर सके केस। 9th में एक इंसिडेंट होता है, PTI के वर्कर्स या आप कहते हैं कुछ शरपसंद अनासर अटैक करते हैं डिफरेंट आर्मी लोकेशंस को, और उसके बाद PTI उनसे लाताल्लुकी का ऐलान कर देती है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वीडियोस मौजूद हैं जिसके अंदर इमरान खान साहब के अपने भांजे हसन नियाज़ी कोर कमांडर लाहौर की या फिर आर्मी ऑफिशियल्स की पेंट्स को चौक के ऊपर लहराते हैं। तो आपको नहीं लगता ये सब गलत हुआ जो उस दिन हुआ? देखिए, मैं पहले तो ये कहूँगा कि जो 9 मई को तोड़ फोड़ हुई, जो अगर किसी ने तशद्दुद किया, जो वीडियोस में कुछ में नज़र आता है, जिसने की उसकी हम मज़म्मत करते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं करता हूँ, इमरान खान साहब भी कर चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी कर चुके हैं, हमारी बाकी क़यादत भी कर चुकी है। वो किसी फ़ौजी अफसर का घर हो या मेरा और आपका ज़ाती घर हो, कोई तीसरा बंदा बग़ैर इजाज़त आके हमारे घर में तोड़ फोड़ नहीं कर सकता। ये बात क्लियर है, इस पे तो हमारी कोई दो राय नहीं है। जो बात हम करते हैं, और बतौर वकील मैं तो ये 9 मई के केसेस लड़ रहा हूँ, इन्हीं में बहुत सारे लोगों की बरियत कराई है, वो ये है कि जी आपने ना हक अगर लोगों को इन केसों में डाला हुआ है, आपने दसों हज़ारों लोगों को पंजाब भर में डाला हुआ है, लाहौर अकेले में बेशुमार लोग हैं, हज़ारों, ना हक लोगों को ना इसमें डालें, उनकी ज़िंदगियाँ ना ख़राब मतलब हो गई हैं 2.5 साल से जो चल रहे हैं। अब खान साहब के भांजों को भी तो 96/2023 जो जना उस केस है उसी में गिरफ़्तार किया गया, 2.5 साल बाद डंडे भी डाल दिए गए उनके ऊपर। ये ना करें, जो इंसाफ पाकिस्तान में है वो नज़र आना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि अवाम 25 करोड़ अवाम का कॉन्फिडेंस जो है मुल्क में रूल ऑफ लॉ की वजह से चलता है। जिसने किया है, जिस पे आपके पास बिल्कुल क्लियर शवाहिद हैं, उसको भी वकील का हक है अपनी गवाही के लिए, अपने डिफेंस के लिए। कत्ल भी कोई करता है तो उसको भी वकील का हक है। तो वो एक निज़ाम चलने में जिसकी जितनी सज़ा बनती है उसके हिसाब से करें, लेकिन जिसका कुछ नहीं है लेना देना उसको बराए मेहरबानी आप रिहा करें। शाह महमूद कुरैशी साहब, क्योंकि उनका वकील हूँ, देखें वो कराची मौजूद थे आगा खान अपनी बेगम के साथ 9 मई को। उनको तो बरियत ज़ाहिर है कब की हो जानी चाहिए थी, वो अभी भी चंद और क्योंकि अभी बेलें उनकी रहती हैं 9 मई की, इसलिए वो अंदर हैं, कोई वजह नहीं है। शाहरेज़ खान जो हैं ये चित्राल में थे अपने ससुराल की तरफ 9 मई को, उनको भी आपने इसमें केस में गिरफ्तार करके उनका डंडा भी डाल दिया। ये ना करें, इससे मजाक उड़ता है। आप सब पे बात करते हैं, हसन नियाज़ी पे बात नहीं करते। देखें, हसन जो है मेरे सामने बड़ा हुआ है। हसन एक अच्छा लड़का है, उसने लॉ कॉलेज भी शुरू किया, बाकी भी चीज़ें शुरू की। मेरी उससे ज़ाहिर है इस बारे में उसके वकील अपने हैं। अगर बिल्कुल उसने अगर उसकी वीडियो प्रूव है, अगर होती है कि ये देख मैं वकील अगर नहीं वकील नहीं, क्या कैसे प्रूव कर सकते हैं आप? वो तो अदालत ने प्रूव करना है ना कि ये वीडियो किसने बनाई। अगर किसी ने उस तरह, और वो अंदर गया था कि उसको बाहर ला के दी गई थी, मुझे नहीं पता। अगर बाहर ला के दी और उसने पकड़ा, उसने कोई तकरीर की, उसकी मजम्मत ज़रूर की जा सकती है, लेकिन क्या उसकी 10 साल सज़ा हो सकती है? कितनी होनी चाहिए? उसका इस सारे मामले में अमल दखल क्या था, उसने तकरीर क्या की थी, मुझे तो अब याद नहीं है। सो ये बात है। मैं उन्होंने पैंट का साइज़ बताया था उसके अंदर,
देखिए मैं तो हसन की वालदा जो हैं और उनके वालिद साहब, उनका जो भी सियासी हो, मेरे बहुत अज़ीज़ हैं। मैं उनसे हर हफ्ते ही मेरी मुलाकात होती है, तो मतलब हसन की बात ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी बहनें जो हैं वो मेरी बहनों की तरह हैं। सो अब ये है कि वो 2.5 साल क्या साइज़ बताने की सज़ा काट चुका है, और सिर्फ साइज़ बताने की सज़ा काटी है, तो फिर ये भी पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम को देखना होगा। आपकी लास्ट टाइम खान साहब से मुलाकात कब हुई और उनके स्पिरिट क्या हैं अभी? मेरी पिछले साल हुई थी, बिकॉज़ उसके बाद से तो ये कई महीने अब मुलाकात ही नहीं होती किसी की भी, और मैं मुनासिब नहीं समझा अपना नाम लिखवाऊँ कि मैंने मुलाकात के लिए जाना है, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी इस वक्त जो 9 मई के केसेस पंजाब में चल रहे हैं, कोट लखपत जेल में डेली की बेसिस पे ट्रायल्स, और अपने हल्के ये ज़िम्मेदारियाँ। खान साहब की ज़ाहिर है फैमिली के जो केसेस हैं वो मैं खुद कर रहा हूँ, उनके थ्रू बिल्कुल सलाम दुआ होता है जब आंटियाँ मिलती हैं। इमरान खान साहब के साथ जो साइफ़र केस किया पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तो वो बिल्कुल हमारे से ज़्यादा तंदुरुस्त मौजूद थे। अभी भी यही ख़बर है, उनकी बहनें अभी मिल के आई हैं जब उनके बेटे की हमने रिहाई कराई है उसके बाद ही, तो बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, इन हालात के बावजूद मजबूत हैं, और अभी भी पाकिस्तान का और आवाम के बारे में सोच रहे हैं। बिफोर वी गो टू पंजाब, हम मुल्तान को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। गिलानी साहब वोट मांगते हैं मुल्तान से कि उन्होंने रोड्स दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उसको बड़ा ग्रो किया, उनके जो अपने मौक़िफ़ हैं। इसी तरीके से PMLN अपने उस पर क्लेम करती है मेट्रो, ये उन्होंने सर्विसेज दी। PTI के पास क्लेम करने के लिए मुल्तान में क्या है? देखें, PTI की हुकूमत कितने साल रही है क्लेम की, जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये तो जब मैं अपनी बच्चों की उम्र का था या उससे भी तब से यही इलेक्शन लड़ रहे हैं इस हल्के से, और मुल्तान की बाकी हल्कों से भी। सो इनकी हुकूमतें रही हैं, जो कुछ उन्होंने किया है इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई काम नहीं हुआ, लेकिन आप सिर्फ एन 148 का हाल देख लें, आप मेन रोड से लेफ़्ट राइट होके देखें, आप टूटी हुई सड़कें पाएंगे। ठीक है, आप ये देखें कि मेन रोड से इधर आने वाली सड़क भी, ये शहर है बीकन हाउस सामने है मेन कैंपस, तो इधर भी क्या हाल है। कूड़े की यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं है। बेसिक हेल्थ केयर जो है देहातों में, अब आप ये देखें कि जो फ्लड आया हुआ है हल्के की काफ़ी एरिया के अंदर, अब वहाँ के हालात देख लें। जो सरकारी कैंप्स हैं वहाँ तक तो ठीक है, आप उनके इर्द गिर्द देखें, हर कोई सरकारी कैंप तक पहुँचता भी नहीं है। वो अपने घरों के, अपने ज़मीनों और मवेशियों के करीब ही जो भी बंद की जगह है वो वहीं आके बैठ रहे हैं लोग। ये नेचुरल अमल है, वहाँ तक तो कोई रिलीफ नहीं पहुँच रही है। अभी तक के जो सरकारी कैंप्स हैं, आप उनसे सेटिस्फाइड हैं? जो सरकारी कैंप्स हैं उधर सिर्फ खाने वगैरह की कुछ आती हैं बातें कि जी बेहतर हो सकता है, लेकिन वहाँ हमने विज़िट किए हैं, बिल्कुल अमला मौजूद है। रात भी मैंने विज़िट की हैं, रात को भी मौजूद है, मैंने उनकी तारीफ़ भी की है। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, जो अच्छा काम है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, बिल्कुल। और देखिए, हम सब के वसाइल से ही ये हो रहा है ना, किसी एक जमात के, पीपल्स पार्टी या नून लीग के वसाइल से तो ये कैंप नहीं लगे हुए, राइट। हम सब का, और हमारा अगर वोट बैंक ज़्यादा है तो हमारा ज़्यादा हिस्सा है उन कैंप्स में भी जो सरकारी लगे हुए हैं, लेकिन बाकी अवाम बहुत ज़्यादा है। मैं तो इस पर बिल्कुल भी सियासत नहीं करना चाहता। ये तो अवाम का सामना करेंगे जब ये चीज़ गुजर जाएगी, तो जो इतने लाख अवाम मुतासिर हुई है, ये ख़ुद मुहासबा करेंगे कि जो पहले मुल्तान के हुक्मरान रहे हैं और अभी हैं, एक ख़ानदान को सीटें सारी मिली हुई हैं, उसके बावजूद वो हुकूमत पे डालें कि जी कोई हुकूमत जैसे कोई और हो, तो अजीब सी बात है। 3-3.5 साल PTI की गवर्नमेंट रही। शाह महमूद साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, आमिर डोगर साहब चीफ विप थे। अभी आपने कच्चे रोडों की बात की, तो ये काम वो भी कर सकते थे अपने 3-3.5 साल के अदवार में, तो उनकी तरफ से भी ये डिलीवर नहीं किया गया। तो मुल्तान का ये सवाल है, PTI ने मुल्तान को क्या दिया? जितना भी अर्सा गवर्नमेंट रही, PTI की तरफ से मुल्तान को क्या मिला? नहीं, देखें, आप अगर शहर के हल्के हैं जो वहाँ से शाह महमूद कुरैशी साहब और आमिर डोगर इलेक्ट हुए, और उस तरफ देखें तो आपको जगह जगह सड़कें भी बनी नज़र आएंगी, वहाँ पे बाकी काम भी हुए हैं। ये नहीं है कि सारे काम, मुल्तान को वसाइल ही कम मिलते हैं, लेकिन हमारे इस हल्के के मुकाबले में शायद ज़्यादा ही काम हुए हैं उनके हल्कों के अंदर। दूसरा ये है कि शाह साहब तो वज़ीर ख़ारजा थे, वो तो अपने देखें, जो वज़ारत ख़ारजा टाइप वज़ारत लेता है ना, वो अपने हल्के को और उससे बढ़कर फिर मुल्क की ड्यूटी कर रहा होता है, बिकॉज़ उनका नेचर ऑफ वर्क ही ऐसे हो जाता है कि वो हल्के में तो हो नहीं सकते हर वक्त। सो उसके बावजूद बिल्कुल काम हुआ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम सबको ज़्यादा करने की ज़रूरत है।
और ये एमएनए का काम भी नहीं है गली मोहल्ले बनाना। ये तो अपनी चौधराहट के लिए सब ने, मेरे ख्याल में मुल्तान में नहीं, पाकिस्तान पूरे में एमएनए ने और एमपी ने इजारादारी रखी हुई है कि जी हर कोई हमारे दर पर आए मांगने। गलत है। मैं फिर वही बात, अगर आप पूछें कि क्यों आए हूँ, तो मेरा देखें असल मकसद तो कानून की बालादस्ती, पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम को मजबूत करना है। और मैं तहरीक इंसाफ के साथ भी इसी वजह से हूँ। तहरीक इंसाफ कल को किसी और तरफ चल पड़े तो फिर मैं भी इख्तिलाफ़ राय कर सकता हूँ ना उनके साथ, कि मैं इस बात पे खड़ा हूँ। आज मजलूम जमात है, मजलूम जमात के साथ खड़ा है। आपने पीटीआई ज्वाइन कब की सर? मैं तो उनमें से हूँ जिन्होंने शुरू से ही की हुई है। मैंने आपको बताया 2006 में पहला केस मेरा हाई कोर्ट का पीटीआई के लिए था, तो मैं तो इन सब से पहले का हूँ। पीटीआई दौर में भी सहाफ़ियों को अगवा किया गया, मतीउल्लाह जान उसकी एग्जांपल है, असदुर उसकी एग्जांपल है। आप असदुर और मतीउल्लाह जान से पूछ लें कि बैरिस्टर साहब का आपके बारे में क्या उस वक्त ख्याल था। हमने उनके लिए उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी। कभी कोई गलत काम हमारी हुकूमत आने वाली करेगी तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँगे। ये काम नहीं होना चाहिए। और मैं तो वकालत करता हूँ यार सहाफ़ियों की, बाकी चीज़ों की। अगर आप अच्छे वकील हों, आपकी ज़बान में मजबूत या तगड़े वकील हों, तो फिर किसी आप सिर्फ तगड़े लोगों के वकील नहीं, फिर आप जिसको भी चाहिए सपोर्ट, आप उनके साथ खड़े होते हैं। इस मुश्किल दौर में भी बग़ैर क्रेडिट लिए बहुत सारों की वकालत की है। जहाँ ख़ुद नहीं पेश हो सका वहाँ तैयारी करा के दूसरों को पेश किया रहा है कि जी इन बातों के ऊपर आप पेश हों और रिलीफ लें इंशाल्लाह। इन्हें 1/4 इलेक्शन हुआ अभी 2024 के अंदर, आपने कंटेस्ट किया। आप एक अच्छे लॉयर भी हैं, अपना एफबीआर का केस भी लड़ सकते हैं अगर कभी कोई इस तरह की। कितना आपका इसके ऊपर ख़र्चा है, इस इलेक्शन के ऊपर? हल्का ख़र्चा मुझे अब याद नहीं, लेकिन जो खर्चा है वो हमने जमा कराया हुआ है इलेक्शन कमीशन। कोई रफ एस्टीमेट जी? कोई उसका रफ एस्टीमेट अगर आप बता देखें, आपको पता है कि टोटल अलाउड एक्सपेंस कितना है? हमेशा टोटल से तो ज़्यादा ही लगता है, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ ना। मेरा टोटल से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगा, और जो कुछ हुआ है हमने बैंक के थ्रू किया हुआ है। लेकिन ये ज़रूर है कि जितना मेरे मुखालफों ने लगाया है उससे शायद मैंने कम ही लगाया था। आप पूरा मुल्तान घूम के देखते रहते, इलेक्शन में कोई गली मोहल्ला नहीं था जहाँ पे उनकी शक्लों के बड़े बड़े बोर्ड इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी में लगे हुए थे, वो देखे बगैर आप गुजर सके। और उसका मेरे ख्याल में वो ये कहते थे कि जी ये हमारे दोस्तों ने लगाए हैं। तो भाई मेरे भी दोस्तों ने लगाए, ठीक है। पूरे मुल्तान में लगाए होंगे, लेकिन दोस्तों ने, अजीज़ व क़ारिब ने लगाए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो 50 से ऊपर फर्स्ट कज़न है इस बेल्ट के अंदर, ठीक है। और 5 फुप्पू हैं मेरी सगी, और बाकी जो आप ख़ानदान समझ। आपका अपना पर्सनल वोट बैंक कितना है 1/4 के अंदर? पीटीआई को हम रिमूव कर दें, आपकी अपनी फैमिली का, दोस्तों का एक रफ एस्टीमेट है? मैं आपको ये बताता हूँ, और मुझे भी इलेक्शन में उतर के एहसास हुआ कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। मुझे देखें, एक महे बरादरी का या जो हमारी रिश्तेदारियाँ हुई हैं, मैंने जिस तरह कहा कि 5 तो अपनी फुप्पोज़ मैरिड हैं मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में यहाँ, वो वोट बैंक एक अलग बात है। लेकिन मेरी वालदा, क्योंकि 20 साल उन्होंने मुल्तान पब्लिक स्कूल जैसा इदारा चलाया, जहाँ से मुल्तान के आज के जो बड़े नामवर लोग हैं वो उधर से निकले हैं, तो मैं जिधर जाता था, जिस गांव में, जिस शहर के जिस कोने के अंदर मुझे आगे अपनी वालदा का कोई स्टूडेंट मिलता या उनका, तो वो जो एक वोट बैंक बना, यानी कि मेरा इंट्रोडक्शन मेरे से पहले हुआ वो बहुत बड़ा है। और मैं उनकी, मतलब मैं मशकूर हूँ। ज़ाहिर है उन्होंने ये सोच के तो नहीं किया था कि बेटा कल को इलेक्शन लड़ेगा। दूसरा, मेरे वालिद साहब मुल्तान के एक सीनियर वकील हैं। उनके जो पार्टनर हैं वो मुल्तान बार के 3 दफ़ा सदर रहे हैं। हमारे इस हलके में 1000 से ऊपर वकील हैं, जिन्होंने हमें बुलाया भी हमारे लिए, वो भी इवेंट्स भी किए, और साथ भी चले, पार्टी बुनियादों से हट के भी साथ चले एक वकील भाई के तौर के ऊपर, और इलेक्शन पे ड्यूटी भी थी। तो दूसरा बड़ा वोट बैंक बरादरी और वालदा के स्टूडेंट्स के अलावा वो वकला का, मेरे काले कोट का वोट बैंक है, जो कि बेशुमार है। तो ये जो और मेरे अपना फिर मुल्तान पब्लिक स्कूल की जो जहाँ मैं पढ़ता रहा इतने साल, साथी मेरे जो हैं, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, वो बहुत बड़ी तादाद में, और फिर ज़ाहिर है उनके ख़ानदान। तो ये इन 4 चीज़ों को आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि किसी का इतना इंग्रेस इस हल्के के अंदर मौजूद है। क्योंकि लोगों के अंदर ये एक है कि आप एक पैराशूट के थ्रू पॉलिटिक्स में एंटर हुए, लोगों को शायद पता नहीं चला, उनको लगा कि ये कहीं बाहर से सिर्फ आगे हैं। बात इतनी है कि यार मुल्तान जैसे इतनी, ये जनूबी पंजाब की शायद सबसे मुश्किल और स्पॉटलाइट हल्का है, बहुत इलेक्शंस में हाईलाइटेड रहा। देखिए नवाज शरीफ साहब इस हल्के से हारे हुए 90s में, अगर आपको पता हो, मुश्किल हल्का है।
मेरा तो इसलिए इधर ही आना बनता था कि मेरा घर बार भी इधर ही है, मेरा स्कूल भी इधर ही है, मेरे मुल्तान कैंट भी इधर ही है। सो मेरे तो बेस इधर ही है, और वो सही फ़ैसला था, बिकॉज़ ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये कोई एक चीज़ नहीं है, इसमें वो काला कोट भी आ जाता है, स्कूल नेटवर्क भी आ जाता है, बरादरी नेटवर्क्स भी। काला कोट तो इस टाइम पूरी पीटीआई के अंदर मौजूद है। लेकिन देखें, हर पीटीआई वाला कैंडिडेट जो है वो इलेक्शंस के बाद या इलेक्शन उनका वो नहीं होगा ऑब्जेक्टिव कि जो जिस तरह मैं चल रहा हूँ यहाँ पे। और मैं फिर यही कहूँगा, पाकिस्तान में पता नहीं आगे क्या निज़ाम आना है, इलेक्शंस का क्या सिलसिला होना है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो है इस हल्के के आगे की बात नहीं करता मैं, जो 8 फरवरी को और 19 मई को मेरा साथ दे दिया है, जो मुझे इज़्ज़त दे दी है, और इनकी वजह से पूरे पाकिस्तान में जो इज़्ज़त मिल गई है, मैं उसका ही मशकूर हूँ, मैं उसकी खातिर भी काम करूँगा। अभी मलिक साहब, मैं पंजाब के ऊपर आना चाहूँगा, पंजाब के ऊपर बात करते हैं। इमरान खान साहब को आप लोग लीडर मानते हैं, पीटीआई की सारी क़यादत और सारा, उन्होंने पंजाब के अंदर बुज़दार जैसे शख्स को सीएम लगाया और लोगों को एक चूरन बेचा प्लस माइनस वसीम अकरम का, और उनको लगाए रखा आवाम की रिक्वेस्ट के बावजूद कि काइंडली किसी अच्छे बंदे को लगाएं। लेकिन जिस टाइम उनकी सीट पे बारी आई, उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन के बादल आए, उन्होंने फ़ौरन उनको रिमूव करके परवेज़ इलाही को लगा दिया, जिनको वो पंजाब का डाकू कहा करते थे। तो एक शख्स जिसने जो अपनी ज़बान पे नहीं रुक पा रहा है, उसके ऊपर लोग कैसे ट्रस्ट करें? आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के बारे में क्या कहा था? सर हम उस पर इसलिए नहीं जाएंगे, नहीं देखें ये उसकी मैं रीज़न दे रहा हूँ, हम उस पर इसलिए नहीं जाएंगे, हम उस पर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम तो उन्हें बुरा कहते हैं, पीटीआई उनको बुरा कहती है कि वो लोग गलत हैं, हम तो सही थे, तो हम क्यों ट्रैक से उतर गए? देखिए, जहाँ तक बुज़दार साहब की बात है, मैंने अगले दिन एक टीवी शो पे भी लाइव कहा कि हम हर फैसले से ज़रूरी नहीं है कि एग्री करें। आपने मेरे से पूछा कि सहाफ़ियों को अगर उठाया गया, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? तो ज़ाहिर है मज़म्मत करता हूँ। 9 मई को किसी के घर की अगर आपने तोड़ फोड़ की तो ज़ाहिर है मज़म्मत ही कर सकते हैं ना, पढ़े लिखे लोग, कानून को मानने वाले लोग। तो इस तरह यही बात करूँगा कि अगर एक शख्स जो काबिल नहीं है वज़ीर आला बनने के, उसको लगाया जाएगा तो ज़ाहिर है उसकी मुखालफत करेंगे। अब ज़ाहिर है एक पार्टी डिसिप्लिन होता है, एक आपने देखना होता है कि शायद लीडरशिप को कोई ऐसी बातें पता हों जो हमसे वो बेहतर जानते हों, उनके पास मालूमात ज़्यादा होती हों। उस वक़्त मैं पार्टी लीडरशिप या मामलात का कानून इनका हिस्सा नहीं था, पार्टी का ज़रूर हिस्सा था, डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं था। अब एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ अगर चीज़ों में, तो ज़ाहिर है ऐसी कोई बात होगी कल को चल के, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़े क्लियर लफ्ज़ों में दूंगा। कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर रहे नेशनल असम्बली के, और जिस टाइम अभी रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच में चला, उसके अंदर जिस तरीके से उन्होंने एंटी आर्मी, एंटी फोर्सेस बयानिए को अपने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाइप दी, तो ये भी अब लोग कैसे बिलीव करेंगे पीटीआई के अंदर मौजूद, जब ऐसे लोग होंगे जो एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान बयानिए को और ज़्यादा फैलाएंगे? मैंने ये नहीं देखी उनकी, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, अपने सिर्फ बात नहीं करूँगा, बहुत सारे लोगों की बात करूँगा कि पाकिस्तान अफवाज हमारी हैं, हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं। देखें, जो उन्होंने इस जो कलील मुद्दती जंग थी इंडिया के साथ, उसमें जो उन्होंने पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी, हमारी आर्मी ने भी, नेवी ने भी, इन सब ने, तो उसकी तो तारीफ़ बनती है। और आप मेरा जाके ट्विटर देख लें, बाकी देख लें कि जंग के दिनों में, और ज़ाहिर है मेरे पे तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ फेयर एक्सपर्ट भी बनती है कि जब मुल्क को आपकी ज़रूरत है तो आपने मुल्क का जो कानूनी, बैनुल-अक़वामी कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको आगे लेके चलना है। तो मैं तो भरपूर तरीके से ना सिर्फ अफवाज का नहीं, पाकिस्तान का और अपना दिफा कर रहा था और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था। तो किसी एक दो ने अगर कोई और बात की है तो अगेन नहीं करनी चाहिए थी, मैंने नहीं नोट किया। मैंने वो नोट किया है जो कि हमारे बहुत सारे दोस्त पॉजिटिव बात कर रहे थे, पाक अफवाज का साथ दे रहे थे, पाकिस्तान का साथ दे रहे थे और उसको बयानिए को आगे लेके चल रहे थे। अभी जो मुल्क के हालात हैं उसके अंदर दहशतगर्दी दोबारा से जन्म ले रही है, इंडिया के जो प्रॉक्सीज़ हैं उनके थ्रू। लेकिन उसके बाद अभी रिसेंटली एक बयान सामने आता है इमरान खान साहब का, जिसमें वो अली अमीन गंडापुर सीएम केपीके को बड़ा फोर्स कर रहे हैं कि जो ऑपरेशन इस टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस केपी में कर रही हैं उनको रुकवाया जाए। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं इस पर सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अली अमीन गंडापुर साहब की तो बड़े अरसे से खान साहब से मीटिंग ही नहीं हुई। पहले तो वो मीटिंग की इजाज़त मिलनी चाहिए, वो जाके पूरी ब्रीफिंग दे सकें जो उनको ज़ाहिर मिली होगी, वो हर किसी वकील या MNA MPA को तो नहीं मिली हुई होगी।
या बहनों को, वो बता सकते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, उनको इन कैमरा ब्रीफिंग क्या मिली है, अगर उनको इजाज़त हो वो चीज़ें बातें शेयर करने की जो करनी चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं इमरान खान साहब, तो फिर वो कुछ कर सकते हैं। देखें वो इस वक्त जेल में हैं, कैद तन्हाई में हैं, कई हफ्ते उनका टीवी नहीं चलता, कभी अखबार नहीं आती, कभी मिलना शुरू हो जाती है। तो जो उनके पास महदूद मालूमात आती हैं उसकी बेस पे ही कोई वो बात करते हैं अपने वकीलों या घर वालों के साथ। सो एक्सेस टू द प्रिजनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी जब पॉलिटिकल प्रिजनर हों, पॉलिटिकल प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस हों, तो उसकी बेस पे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो फिर देख के फिर बताएंगे कि बिल्कुल जहाँ पाकिस्तान की आवाम को तकलीफ़ हो रही हो तो कोई नहीं चाहता। अगर किसी किस्म के ऑपरेशन की, इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो बताएंगे ना आके, तो तभी हो सकता है। सर, राना सनाउल्लाह साहब को एक फ़ेक केस के अंदर जेल में डाल दिया। इसी तरीके से बहुत सारे PMLN के जो लीडर्स थे उनको पिछले PTI के दौर में जेल में डाला गया, लेकिन उन लोगों ने, वो आज भी अपनी PMLN के साथ स्टैंड करते हैं इतनी सख्तियाँ देखने के बाद। लेकिन जैसे ही PTI पे थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया 9 मई के बाद, उधर लाइन लगी हुई थी लोगों की PTI छोड़ने के लिए। इसकी रीज़न क्या है कि लोगों के अंदर लॉयल्टी नहीं थी टुवर्ड्स PTI, या फिर नहीं क्या? देखें PTI इतनी बड़ी जमात है, उसमें से वो चंद दर्जन छोड़ के तो क्या हुआ, कुछ बदला है? आप आज इलेक्शन करा के देख लें कितने वोटर निकलेंगे। आप मेरे साथ आज चल के इस हल्के में देख लें, अभी तो सैलाब का वक्त है, हम सियासत नहीं कर रहे, लेकिन आवाम की मोहब्बत को तो नहीं रोक सकते ना, वो तो नज़र आ जाती है। बिल्कुल, तो आपको पता चल जाएगा आवाम किस तरफ खड़ी है। तो PTI तो इज़ नॉट द कैंडिडेट्स, तो शक्लें बदल जाएंगी, वोट बैंक है, पार्टी का वोट बैंक है, वो तो खड़ा है। सो मेरे ख्याल में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो राना सनाउल्लाह के साथ हुआ या किसी और के साथ, और अगर वो गलत केसेस थे वो जीत गए, उन केसेस में बरी हो गए, तो ज़्यादती हुई बिल्कुल। और ये मैं कहता हूँ कि जी बतौर वकील, जिस तरह पहले भी आपने बात की, अगर इनमें से किसी और जमात के भी सियासी लीडरान के साथ ज़्यादती होगी हमारी हुकूमत में भी, अगर मैं वज़ीर हुआ तो ज़ाहिर है एक और मसला है, लेकिन मैं अगर आम वकील हुआ या मेंबर पार्लियामेंट हुआ तो मैं उनकी भी वकालत करने को तैयार होऊंगा अगर उनके साथ ज़्यादती हो रही होगी। प्राइम मिनिस्टर को हक हासिल होना चाहिए किसी भी कैदी के ऊपर टॉन्ट करने में या कमेंट करने में, क्योंकि खान साहब ने जिस टाइम नवाज शरीफ साहब बाहर थे तो मुंह पे हाथ फेर के कहा था वापस आएंगे तो मैं इनको देखूंगा, इनको जेल में क्या सहूलियात मिलती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर बीइंग प्राइम मिनिस्टर ये नहीं करनी चाहिए। देखें मैं कोट लखपत जेल में जेल ट्रायल करता हूँ ना, तो उसकी दीवार के ऊपर प्रिजन पुलिस का एक बैनर लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है नफ़रत इंसान से नहीं जुर्म से। तो बात यह है किसी ने जुर्म किया, आपने उसको आपके अदालती निज़ाम ने सज़ा दी, वो सज़ा काट रहा है। प्रिजन इज़ अ प्लेस ऑफ रिहेबिलिटेशन, कि वापस सोसाइटी में भेजना है ना, अनलेस मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जिस पे आप सज़ाए मौत किसी को दे रहे हो, उम्र कैद दे रहे हो, तो बाकी तो रिहेबिलिटेट करके आपने सोसाइटी में वापस भेजना है। तो जब ऐसी बात है तो फिर किसी की तज़हीक नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। सो मैं तो आपको यही बता दिया है, मैं वो रोज़ देखता हूँ और सही बात है, और अपने आप को भी बताता हूँ कि किसी से गलती हो भी गई है तो उससे नफ़रत नहीं करनी चाहिए, जुर्म से नफ़रत करनी चाहिए और उसकी जड़ तक जाना चाहिए कि ये जुर्म हो क्यों रहा है। और यकीन करें मैं मेरे साथ भी, आप माने ना माने, लेकिन 8 फरवरी से अभी तक ज़्यादतियाँ हुई हैं और होती आ रही हैं, कई लिहाज से मेरे इर्द गिर्द के लोगों से भी होती आ रही हैं। अगर आप ये पूछें कि आप किसी में इनमें से किसी से नफ़रत करते हैं तो मैं नहीं करता, वक्त की बात है, ये भी गुजर जाएगा। अल्लाह इन सबको हिदायत दे, काम आसान करें। मलिक साहब हम एंड की तरफ जा रहे हैं, तो मैं लोगों के लिए एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आवाम के लिए। अगर कोई बंदा इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है इन फ्यूचर, मंथली एक्सपेंस एक MNA के जो कैंडिडेट है उसका क्या होता है? लाइक अगर उसने हल्के के अंदर मूव करना है और उसने हल्के के लोगों से मिलना है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपका मंथली एक्सपेंस क्या है इस हल्के की सियासत में? देखें अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में अभी शहरी कुछ हल्कों के अलावा, शायद जहाँ पे अब उस तरह ज़रूरत ना होती हो, अभी भी सफ़ेद पोश इंसान का काम नहीं है सियासत, क्योंकि इतनी हमने महंगी कर दी है सियासत। हमने बड़ी गाड़ियों, गार्ड्स और डेरों और दफातर की सियासत कर दी हुई है कि एक टीचर, एक सफ़ेद पोश वकील या डॉक्टर जो है वो इस काम में नहीं पढ़ सकता। ख़ास तौर पे इन रिवायती सियासतदानों के ख़िलाफ़ या एक साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तो आप मैदान में नहीं आ सकते। सो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म का, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, कि जिस पे काम करना चाहिए कि एक्चुअल जो पार्टी से लोग आते हैं, एक आम वर्कर है, लेबर विंग का वर्कर है, वो क्यों MNA नहीं बन सकता? उसको बनना चाहिए। देखिए हकीकी नुमाइंदगी लोगों की, आवाम की पार्लियामान में होगी तो हकीकी कानून साजी होगी।
अगर हर कोई लैंड क्रूज़र से और मर्सिडीज से और BMW से उतर के जाके सेनेट और नेशनल असेंबली में उन्होंने कानून साजी किस तरह की करनी है, उन्होंने फिर वो जो लग्जरी कार्स इंपोर्ट होनी है उसके SROs की ही सियासत करनी है अनफॉर्चुनेटली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं लैंड क्रूज़र और मर्सिडीज़ पे नहीं फिरता हूँ, लेकिन भाई मैं तो बाहर से एक बड़ी फर्म का पार्टनरशिप छोड़कर अपने जो कुछ बनाना था बना कर आया हूँ, अब उड़ा सकता हूँ, ठीक है। और अल्लाह अभी भी दे इंशाल्लाह। अभी तो खैर हम सियासी वकालत कर रहे हैं इन पिछले कुछ सालों से, लेकिन ये बात नहीं है ना कि मैं चाहूँगा कि मेरे बाद कभी आज से 20 साल बाद मेरा बेटा यहाँ से इलेक्शन ना लड़ा हो, पार्टी का कोई वर्कर इलेक्शन लड़ा हो, और महदूद वसाइल के साथ भी जो कलेक्टिव वो जो कम्युनिटी बेस्ड फंडिंग होती है उस स्ट्रक्चर के थ्रू लड़ सके। पीटीआई से हट के एज अ लॉयर आपको क्या लगता है इमरान खान साहब का और पीटीआई का फ्यूचर इन कमिंग डेज? पीटीआई का तो फ्यूचर आपके सामने है ना। कमिंग डेज़ कुछ नहीं होते सियासत के अंदर, ठीक है। अगर किसी को जल्दबाजी है कोई ओहदा लेने की, कोई फेवर लेने की, तो वो फिर उनकी अपनी सोच है, लेकिन बाकी सियासी निज़ाम जो है उसमें सालों लग सकते हैं, और आपको पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए सियासत में। तो जो सब्र लेके आएंगे, आराम से चलेंगे, वो कामयाब रहेंगे। जो जल्दबाजी करेंगे वो आज नहीं तो कल लेफ़्ट राइट होते रहेंगे। हल्के की सियासत बड़ी टफ होती है, देखा जाए। मैं अब एंड की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा सा पर्सनल। हल्के की सियासत बड़ी टफ होती है, बंदा थक भी जाता है, तो जिस टाइम रिलैक्स करना होता है क्या चीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं? बुक्स, नेटफ्लिक्स, सीजन्स, क्या मतलब? ये सब चीज़ें। मुझे आजकल किताबें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, कभी गाड़ी में पढ़ लेता हूँ। आपके पीछे भी ये डेरे पे भी किताबें मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से मैंने आपसे पूछा। तो पहले बहुत पढ़ी हैं, अभी भी जहाँ कोशिश होती है इंग्लिश, उर्दू अदब, शायरी, उर्दू शायरी ख़ास तौर पे, हिस्ट्री बुक्स, पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत पढ़ी हैं और शौक़ भी है। और जहाँ तक नेटफ्लिक्स की बात है, बिल्कुल वो भी बिल्कुल रिलैक्स करना हो, मौका मिले। अभी तो पिछले 2 हफ्तों से ये जो चंद केसेस थे और मुल्तान में ये सैलाब की सूरत थी, तो टीवी भी ऑन करने का मुझे ज़ाती तौर पे कभी टाइम नहीं मिला, तो जाके बस चंद घंटे की नींद की और फिर हल्के के अंदर या कोर्ट के अंदर मौजूद, और कोर्ट गए लाहौर या इस्लामाबाद, फिर वापस हल्के के अंदर मौजूद। तो ये चल रहा है। देखिए, मेरा सोच समझ के फ़ैसला है। मैंने ज़िंदगी के जो साल बाहर गुजारे वो बड़े और तरह के गुजारे। ज़िंदगी की हर आसाइश मुयसर थी, हर चीज़ ज़िंदगी करके देखी है, दिल रच गया हुआ है उन चीज़ों से, ठीक है। और अभी भी जब मौका मिले हफ्ते 10 दिन के लिए आप बाहर जाके रिलैक्स करके आ सकते हैं, और वो भी टाइम निकालना चाहिए। मैंने ये नहीं कहूँगा कि मैंने नहीं निकाला, मैंने बिल्कुल निकाला है। इन गर्मियों में भी निकाला है, पिछली में भी निकाला है, इन हालात में भी निकाला है। तो वो आप अपने बीवी बच्चे को भी वो करते हैं कि उनको नॉर्मल ज़िंदगी थोड़ी सी कभी दें, क्योंकि पूरा हफ्ता तो हमें वो देख नहीं पाते। मलिक साहब, कोई एक कोट या कोई शेर जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे आपको याद आता हो? मेरा एक अपना शेर है। हबीब जालिब साहब ने ना एक शेर लिखा हुआ है कि ये जो 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ हैं, इनकी फ़िक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई। इस पर मैंने पॉजिटिव स्पिन दिया था आज से बहुत साल पहले, जब हमारी आबादी 20 करोड़ थी, ठीक है। तो मैं हमेशा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ। अभी भी आपके सामने देखें, मायूसी गुनाह है, बिल्कुल राइट नहीं है। तो मेरा ये था, ये जो 20 करोड़, ये जो मेरा ये ईमान है, ये जो 20 करोड़ अवाम है बदल सकते ये निज़ाम है, इनमें कई बाकमाल है जिनमें हिम्मत बेशुमार है, और ये इसी तरह आगे चलती है। तो मैं तो इसी अज़्म और जज्बे के साथ चल रहा हूँ। बाकी इस वक्त तो अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि सैलाब वालों की आसानी हो। उस पर मैं लिखी, ये क्या अजब निज़ाम है मौला कि सैलाब का पानी भी गरीब का नसीब ठहरा। बेशक। तो अल्लाह खैर करे जी गरीबों के लिए। थैंक यू सो मच मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त, आपके हल्के में इस टाइम फ्लड भी आया हुआ है, लेकिन आपने टाइम निकाला हमारे लिए, मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच मलिक साहब। थैंक यू।